हाय हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी? आए हो फाइन होंगे, बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बेसिकली बिना कोई टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम वेस्ट करना एक पाप है और मैं पापी नहीं हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर था हमारा जो हमने पिछली क्लास में उठाया था, चैप्टर है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। ठीक, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स इज द चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ रखा है, अभी एक क्लास हुई थी उसमें क्या क्या पढ़ रखा है, एक बार रिवाइज करते हैं। चैप्टर हमने स्टार्ट किया। चैप्टर स्टार्ट करते से सबसे पहले हमने इस चैप्टर की थीम समझी कि ये चैप्टर किस चीज पे बेस्ड है। तो हमने देखा कि ये चैप्टर बेसिकली बेस्ड है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। उन सारे कंपोनेंट्स के बारे में हमको बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना था। ये चीज हमने कल इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देखी। ठीक, फिर हमने एक केस स्टडी पढ़ी। उस केस स्टडी के बाद हम आए अपने टॉपिक पे, और टॉपिक पे जो हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया वो हमने स्टार्ट किया हु आर एमएलएस। ठीक, एमएलएस क्या होते हैं वो हमने जानना शुरू किया। तो हमने देखा कि एक एमएलए की तीन प्रॉपर पॉइंट्स है एक एमएलए के। पहला, इलेक्टेड बाय पीपल होता है। दूसरी चीज, लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट गेन करता है। तीसरी चीज कि अगर मेजोरिटी में होता है तो गवर्नमेंट फॉर्म करता है। ठीक, ये तीन चीजें, ये तीन क्वालिटीज हमने पढ़ी थी किसी एक एमएलए की। फिर हमने देखा कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं। तो हमने देखा कि एक बड़े से स्टेट को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। उन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग पार्टीज अपने कैंडिडेट उतारती हैं। उन कैंडिडेट्स में से जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो कैंडिडेट बनता है क्या, वो कैंडिडेट बनता है उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो कैंडिडेट निकल के आता है, वो बनता है क्या, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, इतनी चीज हमने कल पढ़ रखी है। आज इसके आगे हमको बेसिकली पढ़ना है तो अगर कोई दिक्कत ना हो तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक दो तीन। How do people who are MLAs become ministers or chief minister? A political parties whose MLAs have won more than half the number of constituencies in a state can be said to be in majority. ठीक, तो बेसिकली सवाल ये पूछा जा रहा है कि किसी भी एक स्टेट में कोई एक एमएलए या फिर कोई एक एमएलए वो मिनिस्टर कैसे बनता है। ठीक, कोई भी एक स्टेट में मान लो एक स्टेट में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग अलग एमएलए पहुंचेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेकिन क्या हर एमएलए एक मेंबर, हर एमएलए एक मिनिस्टर होता है? नहीं, कुछ एमएलए होते हैं जो कि मिनिस्टर बनते हैं। तो कैसे बनते हैं, मैकेनिज्म समझो। चीज तो बहुत सारे एमएलए आते हैं। ठीक, बहुत सारे एमएलए आते हैं। मान लो अगर एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक, क्या ये है लेजिस्लेटिव असेंबली। मान लो एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, इस लेजिस्लेटिव असेंबली में 100 सीट्स हैं। ठीक, इस लेजिस्लेटिव असेंबली में 100 सीट्स हैं। अब इन 100 सीट्स में से लगभग आधी सीट्स यानी कि 50 सीट्स जो जीत जाएगा, जो पार्टी जीत जाएगी, मतलब इस पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली में मान लो अलग अलग पार्टीज ने अपने अपने कैंडिडेट उतारे थे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट्स कहां पहुंचे, एमएलए बन के पहुंचे लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो जिस पार्टी के, ध्यान से सुनना, जिस पार्टी के लोग 50% से ज्यादा सीट्स गेन करेंगे कहां पर, लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो पार्टी कहलाएगी वहां पर मेजॉरिटी में। ठीक, क्या कहलाएगी वो पार्टी कहलाएगी मेजॉरिटी में। The political party that has the majority is called the ruling party and all other members are called the opposition. For example, the Legislative Assembly of the state of Himachal Pradesh has 68 MLA constituencies. ठीक, तो देखो समराइज करता हूं एक बार। एक बड़े से स्टेट में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उन अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अलग अलग पार्टीज ने क्या अपने मेंबर्स उतारे। अब वो अलग अलग पार्टी के मेंबर बने एमएलए, और वो अलग अलग पार्टी के मेंबर एमएलए बनने के बाद पहुंचे लेजिस्लेटिव असेंबली में। मान लो एक लेजिस्लेटिव असेंबली में 100 सीटें हैं, तो मेजोरिटी में वो लोग होंगे, वो पार्टी होगी जिस पार्टी के लोगों ने 50 से ज्यादा सीट्स, मतलब सॉरी, वो पार्टी के लोग मेजोरिटी में होंगे जिन पार्टी के लोगों ने इस 100 के फ्रेम में से, इस 100 सीट्स में से जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीट जीती होंगी, लगभग आधी से ज्यादा, उसको हम कहेंगे क्या, मेजोरिटी में, कि ये पार्टी मान लो मेजोरिटी में है। अब जो पार्टी मेजोरिटी में होगी, मान लो 100 में से किसी ने 50 सीटें जीती,
100 में से किसी पार्टी ने 50 सीटें जीती, तो ये पार्टी क्या है कि मेजोरिटी में, ठीक, कि इस पार्टी की मेजोरिटी है। अब जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी, जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी, वो मेजोरिटी वाली पार्टी क्या फॉर्म करेगी, वो मेजोरिटी वाली पार्टी रूलिंग पार्टी फॉर्म करेगी। रूलिंग की स्पेलिंग क्या होती है, नहीं होती शायद, रूलिंग पार्टी, उसको अपन लोग कहेंगे रूलिंग पार्टी। और वो लोग जिनकी मेजोरिटी नहीं थी, ठीक, वो लोग जिनकी मेजोरिटी नहीं थी, जो मेजोरिटी में नहीं आए, वो क्या करेंगे, झुंझुना बजाएंगे, नहीं, वो लोग जिनको मेजोरिटी नहीं मिल पाई, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ऑपोजिशन फॉर्म करेंगे। ऑपोजिशन, जिनको हम प्रेशर ग्रुप्स भी कहते हैं, प्रेशर कुकर नहीं कहते हैं, प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं, ठीक, ऑपोजिशन फॉर्म करेंगे। ऑपोजिशन का काम क्या होता है बेसिकली, ऑपोजिशन के बारे में डिटेल में क्लास 10 में पढ़ोगे, लेकिन अभी थोड़ा सा जान लो कि ऑपोजिशन का काम क्या होता है। बेसिकली ऑपोजिशन को हम प्रेशर ग्रुप भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये ऑपोजिशन जो होता है ना, ये रूलिंग पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाता है। किस तरह का प्रेशर बनाता है, मान लो इस रूलिंग पार्टी ने कोई बिल पास किया, तो ये लोग उस बिल को क्रिटिसाइज करेंगे कि ये बिल ऐसा है, इसमें चेंजेस लाने की जरूरत है, ये वो फलाना करना, यानी कि ये इनके डिसीजंस पे प्रेशर इंक्रीज, ये इनके डिसीजंस पे प्रेशर बनाएंगे, इसलिए इनको ऑपोजिशन मेंबर्स या फिर प्रेशर ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया, जो जीते उनका क्या हुआ, जो हारे उनका क्या हुआ, ये क्लियर है। आगे चलते हैं। Candidates from various political parties won the 2017 assembly elections and became MLAs. Since the total number of MLAs in the Legislative Assembly is 68, a political party would have needed to have more than 34 MLAs in order to gain a majority. ठीक, ये तो हो गई इन जनरल बात, मैंने एक एग्जांपल लिया समझाने के लिए। अब हम अपने ही एक स्टेट के एग्जांपल समझते हैं, अपनी प्यारे से इंडिया का एक स्टेट, एक प्यारा सा स्टेट मध्य प्रदेश, उसके एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश में, ठीक, मान लो ये मध्य प्रदेश है, एमपी, ठीक, मध्य प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं 68। ये कहानी बताई जा रही है हमको 2070 के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस की। 2017 में जो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस होते हैं, तो उस टाइम पर मध्य प्रदेश में 68 सीट्स थी। अब किसी भी पार्टी को अगर मेजोरिटी फॉर्म करना है, तो उसके पास लगभग 34 या उससे ऊपर सीट्स होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया है कि 34 या 34 से ऊपर सीट्स होनी चाहिए अगर किसी पार्टी को मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, ठीक, ये सिनेरियो है। अब होता क्या है, The Bharatiya Janata Party BJP with 44 MLAs had the majority and it became the ruling party. All other MLAs become the opposition. ठीक, अब होता क्या है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो था गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, वो था 34 का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कितने मिल गए, भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट मिल गई, कितनी थी, 44, ठीक, 34 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को कितनी सीट मिल गई, बीजेपी को सीट मिल गई अपने कितनी, 44, ठीक, 10 ज्यादा, 10 ज्यादा हुई, क्या करें, निकाल देंगे इनको, 10 ज्यादा होने मतलब नहीं, कम नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो बीजेपी को 44 सीट्स मिल गई फ्रॉम 68, 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, जिसमें से 44 एमएलएस भारतीय जनता पार्टी के थे, ठीक। तो भारतीय जनता पार्टी क्या हो गई, भारतीय जनता पार्टी बन गई रूलिंग पार्टी, और जितने मेंबर्स बचे 44 थे, 64 थे, मतलब 68 थे, उन 68 में से 44 हो गए बीजेपी के, तो कितने बचे, 24, ठीक, मैथ्स, 24 एमएलए जो थे उन्होंने ऑपोजिशन फॉर्म किया, ठीक। ये बेसिक मैथ समझ में आई क्या है, क्या कोई यहाँ पे ऐसा, तुम लोग में से कोई यहाँ पे ऐसा बैठा है जिसको ये 68, 44, 34 इसका समझ में नहीं आया, गधे हो सकते सब नहीं समझ में आया तो, ठीक। वैसे मैं मेरा समझाने का काम नहीं है, मजाक कर रहा हूं यार, सुनो, ठीक, ये समझ में आया कि 68 सीट्स एमपी में पूरी थी, उन 68 सीट्स में से 34 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि जो भी पार्टी 34 एमएलए जिस भी पार्टी के होते, वो पार्टी रूलिंग पार्टी होती और वो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती। बीजेपी को कितनी सीट्स मिली, बीजेपी को सीट्स मिल गई 44, जिसके चलते बीजेपी ने क्या फॉर्म किया, बीजेपी ने पार्टी फॉर्म की मध्य प्रदेश में, और जितने बचे हुए 24 एमएलए थे उन्होंने ऑपोजिशन ग्रुप फॉर्म किया, ठीक है।
All other MLAs become the opposition. In this case, the Indian National Congress (INC) was the major opposition party since it had the largest number of MLAs after the BJP. Among the opposition were other parties, including those who had been elected as independent candidates. ठीक, तो बीजेपी को कितनी सीट्स मिली? बीजेपी को मिली 44 सीट्स और उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट सीट्स मिली वो मिली आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जिसके चलते इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक मेजर अपोजिशन ग्रुप फॉर्म किया मध्य प्रदेश में। ठीक, तो ये एक एग्जांपल था किस तरह से गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर्म होती हैं, किस तरह से इलेक्शंस में जो एमएलएस बनते हैं वो किस तरह से गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। After the elections, the MLAs belonging to the ruling party will elect their leader who will become the chief minister. In this case, the BJP MLAs choose Shri Jairam Thakur as their leader and he became the chief minister. ठीक, तो अब मेजॉरिटी जिस पार्टी के एमएलएस मेजॉरिटी में होते हैं वो रूलिंग पार्टी फॉर्म करते हैं और फिर वो एमएलएस जो होते हैं रूलिंग पार्टी के वो अपने लीडर को चुनते हैं, यानी कि अपने चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के केस में तो जितने भी बीजेपी के एमएलएस थे उन्होंने श्री राम ठाकुर को अपना क्या चुना? श्री राम ठाकुर को अपना चीफ मिनिस्टर इलेक्ट किया, श्री जयराम ठाकुर को। The chief minister then selects other people as ministers. After the election, it is the governor of the state who appoints the chief minister and other ministers. ठीक, तो पहले रूलिंग पार्टी के एमएलएस मिलकर चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं, फिर वो चीफ मिनिस्टर डिसाइड करता है कि किसको कौन सी पोजीशन, कौन सी मिनिस्ट्री किसको देनी है। और जैसे ही ये सारे इलेक्शन हो जाते हैं चीफ मिनिस्टर के, मिनिस्टर्स के, उसके बाद जो गवर्नर होते हैं उस स्टेट के वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं, मतलब गवर्नमेंट जो गवर्नर होते हैं वो पेपर पे साइन करते हैं एक चीफ मिनिस्टर के और एक मिनिस्टर के, मतलब इलेक्शन ये दोनों आपस में करते हैं। मिनिस्टर जो एमएलए होते हैं वो चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं, जो चीफ मिनिस्टर होता है वो मिनिस्टर्स को इलेक्ट करता है, लेकिन बस एक फॉर्मेलिटी के लिए गवर्नर के साइन उस पे होते हैं एंड में। The chief minister and other ministers have the responsibility of running various government departments or ministries. They have separate offices. ठीक, फिर ये जो मिनिस्टर्स बनते हैं, ये चीफ मिनिस्टर्स बनते हैं, इनके सेपरेट ऑफिसेज होते हैं, इन द सेंस इनकी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होती हैं जिनमें इनका अलग अलग एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन होता है और उसमें ये अपनी पावर्स को प्रैक्टिस करते हैं। A legislative assembly is a place where all the MLAs, whether from the ruling party or from the opposition, meet to discuss various things. Hence, some MLAs have dual responsibilities, one as an MLA and the other as a minister. We will read about this further. ठीक, तो क्या बताया गया है कि क्या बताया गया है? हाँ, ये बताया गया है कि अब गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, गवर्नमेंट स्मूथली रन कर रही होती है, लेकिन अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उस लेजिस्लेटिव असेंबली में सारे एमएलएस एक साथ बैठते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हों, सारे एमएलएस लेजिस्लेटिव असेंबली में एक साथ बैठते हैं और वहां पर डिबेट एंड डिस्कशन होता है। डिबेट एंड डिस्कशन किस चीज पे होता है? सीरियल्स पे नहीं, सीरियल्स पे डिबेट एंड डिस्कशन नहीं होता है। स्टेट के जो इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं उन पे डिबेट एंड डिस्कशन होता है, जो बिल्स पास होते हैं उन पे डिबेट एंड डिस्कशन होता है। ठीक, बेसिकली ये पूरी कहानी थी वर्किंग की लेजिस्लेटिव असेंबली की, लेजिस्लेटिव असेंबली किस तरह से वर्क करती है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में उठाएंगे। एक बार समराइज कर लेते हैं पूरा जो हमने आज पढ़ा। हमने टॉपिक स्टार्ट किया कहां से? हमने टॉपिक को अपने उठाया कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग अलग एमएलएस इलेक्ट होते हैं। अब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग अलग एमएलएस इलेक्ट होते हैं, इलेक्ट होकर पहुंचते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेजिस्लेटिव असेंबली में जिस पार्टी के एमएलए सबसे ज्यादा होते हैं वो पार्टी रूलिंग पार्टी बनती है और जितने बचे हुए एमएलए होते हैं वो अपोजिशन फॉर्म करते हैं। अपोजिशन का काम बेसिकली ये होता है कि वो रूलिंग पार्टी के डिसीजंस पे चेक करते हैं, रूलिंग पार्टी के डिसीजंस पे प्रेशर क्रिएट करते हैं। ठीक, ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि एक चीफ मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होता है। नहीं, फिर हमने मध्य प्रदेश वाला एग्जांपल देखा कि मध्य प्रदेश में 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जिसमें 34 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था किसी भी गवर्नमेंट को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए।
उसमें से बीजेपी 44 सीट जीत जाती है, जिसके चलते वो बनती है मेजोरिटी पार्टी और रूलिंग पार्टी बनती है। बाकी जितनी बची हुई 24 सीट्स होती हैं वो अलग अलग पार्टीज में बन जाती हैं और वो पार्टीज बनती हैं ऑपोजिशन ग्रुप। ठीक, जिसमें से एक जो लीडिंग ऑपोजिशन ग्रुप बनता है वो बनता है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी के बाद जो सबसे ज्यादा सीट्स थी वो थी आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की। फिर हमने देखा कि एक चीफ मिनिस्टर बेसिकली कैसे इलेक्ट होता है। तो एक चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करने का काम होता है किनका, इन एमएलए का। ये एमएलए जो रूलिंग पार्टी के एमएलए होते हैं वो बेसिकली अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं और फिर वो जो चीफ मिनिस्टर बनता है वो इन एमएलए में से अपने मिनिस्टर्स को पिक करता है और लास्ट में गवर्नर के साइन के साथ ये अपने अपने ऑफिसेस को गेन करते हैं, अपने अपने ऑफिसेस में अपनी अपनी पावर्स को क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर चाहे वो रूलिंग पार्टी का एमएलए हो चाहे वो अपोजिशन पार्टी का एमएलए हो, वो साथ मिलकर बैठते हैं और डिबेट एंड डिस्कशन करते हैं ऑन सम प्रेसिंग इश्यूज ऑफ द स्टेट। ठीक, ये थी बेसिकली कहानी जिसको समराइज किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय।